कंडीशन क्या इंटरनल होती जीरो। है? गुड। इंटरनल रेजिस्टेंस, जो सोर्स का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस, वो जीरो होना चाहिए। ठीक है, और अगर वो जीरो है तो क्या होगा उसको हम समझते हैं। अब ये तो हो गया एक वोल्टेज सोर्स, और ये वोल्टेज सोर्स को जब हम किसी लोड के साथ कनेक्ट करते हैं, ये आर एल एक लोड रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और टर्मिनल ए और बी पे इसको हमने कनेक्ट किया, जो कि सोर्स का अपना टर्मिनल था ए और बी। और ए और बी पे आपको एक वोल्टेज मिलेगा वी एल, जिसे आप लोड वोल्टेज कहेंगे, यानी लोड के अक्रॉस एक वोल्टेज। आप अभी बोल सकते हैं कि सर क्या ये वी एल और ये वी एस एक नहीं है, क्योंकि वी एस भी वही टर्मिनल है जो यहाँ पर पहुंच रहा है, और वी एल ये। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है, अगर ये सोर्स प्रैक्टिकल होता तब। आइडियल है तब वी एल वी एल रहेगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, और इसी चीज को हमको समझना है। तो हम क्या देखते हैं कि इस लोड में कितना ही वेरिएशन क्यों ना करो आप, ये लोड रेजिस्टेंस में कितना ही वेरिएशन करोगे, यानी करंट आईएल जो है कितना ही चेंज होगा इसमें से, लेकिन आप देखेंगे कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो बिल्कुल कांस्टेंट बना रहेगा, स्ट्रेट लाइन, इसमें कोई भी डेविएशन नहीं आएगा। समझ में आ रही है बात? यानी Vs जो है सोर्स वोल्टेज, अगर मान लीजिए 100 वोल्ट का है, तो चाहे कितना ही इसमें लोड के रेजिस्टेंस को चेंज करो, करंट इसमें से कितना ही चेंज हो जाए, इवन इसको आप 0 ओम कर दो, तब भी आप देखेंगे कि वोल्टेज चेंज ना हो। ठीक है, और वोल्टेज अगर चेंज नहीं हो रहा है उसका, तो क्या है इसका मतलब, ये आइडियल वोल्टेज सोर्स है। लेकिन आइडियल कोई चीज़ होती नहीं है, जैसा कि आप समझते हैं। आइडियल नहीं होती तो फिर प्रैक्टिकल होती है, तो प्रैक्टिकल होती है तो उस केस में क्या होता है, इस सोर्स के साथ, इस सोर्स के साथ आप क्या देखते हैं, एक रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं सीरीज में। ये सोर्स है वीएस, उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस आपने जोड़ दिया, और उसका नाम दे दिया आर एस ई। एस ई स्टैंड्स फॉर सीरीज। तो ये रेजिस्टेंस को इस वोल्टेज सोर्स के सीरीज में आपने जोड़ दिया। ठीक है, तो जैसे ही सीरीज में आपने एक जोड़ा, तो ये सीरीज वोल्ट, ये रेजिस्टेंस है वो इसके इंटरनल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर इसमें कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस है, तब हम क्या पाते हैं कि ये जो ए और बी पे जो वोल्टेज मिलता है, जैसे कि जब इस पे एक लोड कनेक्ट करते हैं आप, ये लोड रेजिस्टेंस को आपने कनेक्ट किया ए और बी में, तब क्या पाएंगे कि जैसे ये लोड कनेक्ट हुआ तो एक करंट फ्लो होना चालू होगा इसमें से, और करंट फ्लो होगा तो वो डिपेंड करेगा लोड की वैल्यू पे। तो लोड की वैल्यू को अगर आप चेंज करेंगे, ठीक है, यानी ज़्यादा लोड करेंगे तो ज़्यादा करंट यहाँ से फ्लो होगा। ज़्यादा करंट फ्लो होने से आप देखेंगे कि ये वीएल की वैल्यू जो है वो हमेशा कम होती चली जाती है। ठीक है, वो कांस्टेंट नहीं रहती, यानी वीएस के बराबर नहीं रहती, वो चेंज होती जाती है। किसकी वजह से चेंज होती है अब उसको समझते हैं। जैसे जैसे ये करंट चेंज होता है आईएल, तो ये एक सीरीज सर्किट है जैसा कि दिख रहा है। तो इस सोर्स से एक करंट निकला आईएल, तो ये इसके इंटरनल रेजिस्टेंस से भी फ्लो होके यहाँ तक पहुँचता है। इंटरनल रेजिस्टेंस से भी वही करंट निकले फ्लो होगा जो कि ये लोड में से। अगर करंट ज़्यादा हो रहा है तो इस रेजिस्टेंस में एक ड्रॉप होना चालू हो जाएगा वोल्टेज का। और वोल्टेज ड्रॉप के बारे में मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, वो क्या होता है बताएंगे ज़रा? व्हाट इज वोल्टेज क्या ड्रॉप? सर? वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है? वोल्टेज सर किसी ड्रॉप, भी V इक्वल टू आई आर, आई आर होता है। उसके लिए रेजिस्टेंस का होना जरूरी है ना? तो यहाँ पर आपके पास एक रेजिस्टेंस लगा हुआ दिख रहा है आर एस ई, जिसकी वैल्यू है, और उसमें से एक करंट फ्लो हो रहा है आई एल। तो आई एल इंटू आर एस सी कर दोगे तो वो क्या बताएगा, इस आर एस सी के अक्रॉस होने वाला वोल्टेज ड्रॉप। समझ में आई बात? यस सर। सर अब ये लोड रेजिस्टेंस और सिंपल रेजिस्टेंस में डिफरेंस है क्या? कौन कौन सा रेजिस्टेंस? सर ये लोड रेजिस्टेंस और ऐसे जो रेजिस्टेंस लगाते हैं, तो दोनों में डिफरेंस होता है क्या? लोड रेजिस्टेंस में वैरी करता है वोल्टेज? नहीं, वो जस्ट यहाँ पर एक एरो हेड इसलिए दे दिए हैं क्योंकि हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स बिहेव कैसे करेगा अलग अलग लोड। ये एरो बना दिए मतलब अलग अलग लोड है, जैसे कि आपके घरों में लगा रहता है ना, अलग अलग स्विच लगे हुए हैं। एक स्विच को ऑन किए तो पंखा चला,
एक और स्विच को ऑन किए तो ट्यूब जला, एक और स्विच को ऑन किए तो मान लीजिए कुछ हीटर जला। तो वो उसी को या तो स्विच से चेंज कर लो, अलग अलग स्विच को ऑन या ऑफ करके, ठीक है, या फिर इस टाइप का एक कंटिन्यूअस वेरिएट एक अरेंजमेंट आता है वेरिएबल उसका, तो वो लैब में कभी आओगे तो वो मैं दिखाऊंगा। तो अभी आप इसी से समझिए कि अलग अलग स्विचिंग करके आप उसको चेंज कर रहे हैं लोड को, ठीक है। तो वो सिंपल ओके सर। रेजिस्टेंस ही है, और वो रेजिस्टेंस को या तो ऐड करते जा रहे हो या सब्ट्रैक्ट करते जा रहे हो कम या ज़्यादा करने के लिए, यानी नंबर ऑफ लोड्स को बढ़ा रहे हो या कम कर रहे हो। डन डन। यस सर। ठीक। अब होता क्या है कि इसके इंटरनल रेजिस्टेंस में भी एक ड्रॉप होना चालू होता है, और ड्रॉप होने लगता है तो क्या होता है कि ये 100 वोल्ट है मान लीजिए, और यहाँ पर एक ड्रॉप होना चालू हो गया, मान लीजिए 1 ओम का ड्रॉप इसमें हो, वो 1 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है, 1 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है, तो यहाँ पर कितना वोल्टेज मिलना चाहिए भाई आपको ए बी पे? ये 99। 100 माइनस 1 कर दोगे तो कितना हो जाएगा 99। तो अब यहाँ पर 100 वोल्ट नहीं मिलेगा। वैसे ही रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर चेंज करते हैं और लोड को और बढ़ाते हैं, करंट और बढ़ेगा, और हो सकता है यहाँ पर ये 1 ओम का 1 वोल्ट का 2 वोल्ट हो जाए, 3 वोल्ट हो जाए। तो जैसे जैसे करंट बढ़ेगा यहाँ पर इसका इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा, और इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा तो ये 100 से वो माइनस होगा, माइनस होगा तो ये वोल्टेज जो टर्मिनल का है वो कम होता जाएगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक में कुछ ऐसा दिख रहा है, आपको दिख रहा है जैसे जैसे ये लोड का करंट बढ़ा रहे हो वैसे वैसे ये वोल्टेज जो है वो Vs से कम होते होते VL का वोल्टेज कुछ यहाँ तक पहुंच रहा है। समझ में आ रही है कैरेक्टरिस्टिक? यस सर। और इससे पहले वाली कैरेक्टरिस्टिक को थोड़ा सा कंपेयर करो, उस वक्त करंट को कितना भी बढ़ा रहे थे वोल्टेज कांस्टेंट था, 100 वोल्ट मतलब 100 वोल्ट, ठीक है। तो ये है आइडियल वोल्टेज सोर्स की कैरेक्टरिस्टिक, और ये है एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। और किसके किसके बीच में प्लॉट किया है इसका आपने? ये वोल्टेज VL और ये करंट IL के बीच में, ठीक है। समझने में कोई दिक्कत थी इसको? सर यहाँ वोल्टेज के साथ साथ रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा ना सर? हाँ, रेजिस्टेंस ऑफ कोर्स चेंज कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस को चेंज करने की वजह से ही यहाँ पर ये वाले रेजिस्टेंस में चेंज नहीं हो रहा है ना, ये इंटरनल रेजिस्टेंस इज फिक्स्ड। इंटरनल रेजिस्टेंस में से करंट जरूर चेंज हो रहा है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जो है उसकी वैल्यू चेंज कर रहे हैं हम। तो जैसे जैसे रेजिस्टेंस को कम करते जाओगे करंट ज़्यादा होने लगेगा, और जैसे ही ज़्यादा होगा करंट तो ये करंट मल्टीप्लाइड बाय RSE इस वोल्टेज ड्रॉप को बढ़ाता चला जाएगा, और ये वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा तो 100 माइनस ये वोल्टेज ड्रॉप VL के फॉर्म में अपीयर होगा, और इस तरीके से आप देखोगे ये कैरेक्टरिस्टिक नीचे 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 बढ़ती जाएगी। अगर इसी को अगर इसका एक फॉर्मूले में देखोगे तो VAB इक्वल्स VL इक्वल्स VS माइनस IL इंटू RSE, और आप इस लोड करंट को बढ़ाते जा रहे हो तो VS माइनस IL RSE बढ़ रहा है, तो बचा हुआ आपको क्या मिल रहा है? ये कम होता जा रहा है, ठीक है। यस सर। ठीक। और इंटरनल रेजिस्टेंस अगर जीरो कर दो तो ये प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स किस में कन्वर्ट हो जाता है? एक आइडियल वोल्टेज सोर्स में। तो लास्ट टाइम मैंने बताया था कि जब आपकी बैटरी पुअर हो जाती है कई बार मोबाइल की या कोई भी, तो आप देखोगे ज़्यादा देर तक वो उसका टाइम नहीं देता, वो चार्ज कम देर में उतर जाता है उसका, है ना। इसका मतलब उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो गया है? बढ़ चुका है, और जैसे ही जैसे उसमें लोड होने लगता है, वो ज़्यादा करंट लेने लगता है, तो इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप क्या करता है? ज़्यादा होने लगता है, और वो यहाँ के वोल्टेज को कम करता चला जाता है, और आप देखोगे कि जो लोड आपने कनेक्ट किया हुआ है वो जल्दी ही पूरा इसका पावर कंज्यूम कर जाता है बैटरी का। तो आगे चल सकते हैं। ये दोनों क्लियर हो गया, एक प्रैक्टिकल और आइडियल वोल्टेज सोर्स। कोई क्वेश्चन है क्या? नो सर। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। इसका नाम है, क्या लिखा है यहाँ पर? करंट सोर्स। करंट सोर्स को ऐसे दिखाया जाता है, ऐसे दिख रहा है, ये एक एरो रहेगा सर्कल के अंदर में, एरो ऊपर की तरफ नीचे की तरफ कहीं भी हो सकता है, वो जिस डायरेक्शन में एरो है वो उसका प्लस पॉइंट है, ठीक है, प्लस टर्मिनल है।
और नीचे वाला जो बचा हुआ है वो माइनस है। याद रहेगा? यस सर। यस सर। तो एक करंट सोर्स होता है, करंट में भी एक आइडियल करंट सोर्स होता है और एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स होता है। तो सर्किट में दोनों चीज लगी हुई मिल सकती है, करंट सोर्स भी लगा हुआ मिल सकता है आपको और वोल्टेज सोर्स भी लगा हुआ मिल सकता है। ठीक है, करंट सोर्स लगा हुआ मिलेगा तो करंट का कैलकुलेशन करेंगे आप, करंट के थ्रू कैलकुलेशन करेंगे, और वोल्टेज लगा हुआ मिलेगा तो वोल्टेज के थ्रू कैलकुलेशन करेंगे। मैं थोड़ी देर में बताता हूँ कि सिग्निफिकेंस क्या है करंट सोर्स का। सबसे पहले तो समझिए ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभी वोल्टेज सोर्स को किए। आइडियल करंट सोर्स में इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? 0। 0। 0। थोड़ा सा चेंज कर देना, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट रहेगा, ओके सर। क्योंकि जो प्रैक्टिकल करंट सोर्स बनता है उसकी सर्किट ऐसी रहती है। दिख रहा है? एक उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो रहता है इस सोर्स के पैरेलल में लगाते हैं आप, सीरीज में नहीं लगाते। और पैरेलल में लगा रहे हो तो अगर इसको क्या करना है, इसको कोई भी करंट इसमें से ना जाए तो इस रेजिस्टेंस को बहुत हाई करना पड़ेगा। और हाई करोगे तो कितना मैक्सिमम हाई कर सकते हो? इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? ओपन सर्किट। इस रेजिस्टेंस को यहाँ से हटा दो, और वही हटा दोगे तो ये ऐसा दिखेगा कि नहीं? इसके पैरेलल का रेजिस्टेंस हट जाना चाहिए, कोई करंट फ्लो नहीं होना चाहिए उसमें से, तो इनफाइनाइट कर देना उसको। ठीक है, याद रहेगा मैं क्या बोला? यस सर। और वोल्टेज को के केस में रेजिस्टेंस को जीरो करना रहता है, सीरीज में लगा हुआ जो है ना, तो जीरो करना रहता है, मतलब शॉर्ट सर्किट। तो अब देखते हैं हम ये आइडियल करंट सोर्स के केस में, ये ए और बी वही टर्मिनल है और ये करंट है, और इसके बाद फिर से एक लोड को लगा दिए इसमें। तो इस केस में आप क्या देखेंगे कि फिर से ये वोल्ट वी एल जो है वो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप को रिप्रेजेंट कर रहा है लोड के अक्रॉस, और वो होगा आई एल इंटू आर एल। इस करंट को मल्टीप्लाई कर दोगे लोड रेजिस्टेंस से तो वो पी एल देगा, जो कि लोड के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप को रिप्रेजेंट करेगा। अब हम लोग जो यहाँ पर प्लॉट करेंगे, यहाँ थोड़ा सा अंतर कर देंगे। यहाँ आई एल को रखिए वाई एक्सिस में और एक्स एक्सिस में वी एल ले जाइए, जबकि इसके पहले क्या कर रहे थे हम लोग, थोड़ा सा देखेंगे तो वी एल यहाँ रखे थे वाई एक्सिस में और यहाँ आई एल रखे थे। उल्टा कर देना, आई एल यहाँ ले जाना, वी एल यहाँ ले आना। कौन से केस में? जब करंट सोर्स के लिए प्लॉट करोगे इसकी वोल्टेज और करंट की कैरेक्टरिस्टिक। अब सोर्स है आपका आई एस, और आई एस देखोगे तो एक स्ट्रेट लाइन देता रहेगा, और यहाँ पर लिखोगे आई एल इक्वल्स आई एस। ये जो लोड करंट है वो आई एस के बराबर रहेगा, चाहे इसके वोल्टेज में कितना ही वेरिएशन क्यों ना हो। वोल्टेज में वेरिएशन कैसे होगा, यानी वोल्टेज ड्रॉप में वेरिएशन किससे होगा? ये रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करने से, वंस अगेन। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू को जैसे जैसे चेंज करोगे तो इसके रेजिस्टेंस के चेंज होने से ये जो भी करंट होगा वो मल्टीप्लाई होकर वीएल की वैल्यू को चेंज करेगा। और वीएल की वैल्यू अगर चेंज हो भी जाए, यानी वीएल की वैल्यू अगर चेंज हो भी जाए, तब देखोगे आईएल में कोई चेंज नहीं है। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक ऐसी है। समझ में आई बात? यानी ये कांस्टेंट करंट सप्लाई करता रहेगा किसी भी लोड को। इसके पहले वाले केस में क्या देखा, वो कांस्टेंट वोल्टेज अप्लाई करके रखता है, करंट में कितना भी चेंजेस आ जाए। यहाँ इसके वोल्टेज में कितना भी चेंजेस आ जाए लेकिन वो कांस्टेंट करंट देता रहेगा। ये अंतर है दोनों में। ठीक है, तो नाम भी वैसे ही रखा गया, करंट सोर्स। करंट सोर्स मतलब आइडियल केस में करंट कांस्टेंट, वोल्टेज सोर्स मतलब आइडियल केस में वोल्टेज कांस्टेंट अक्रॉस द लोड। डन? सर वो जो आप शॉर्ट सर्किट और ये ओपन सर्किट बोल रहे थे ऊपर वाले में आइडियल वोल्टेज सोर्स में, और ये आइडियल करंट सोर्स में आप ओपन सर्किट बोल रहे थे सर, इसका बता दीजिएगा। वो आप कल वाली क्लास अटेंड किए थे क्या? हाँ सर, कल तो किया था ना। शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट याद है क्या होता है? हाँ सर। क्या होता है? सर ओपन सर्किट में मतलब रेजिस्टेंस कितना होता है ओपन सर्किट में? मैं ओ सी लिख देता हूँ ओपन सर्किट के लिए। ठीक है, ओपन सर्किट ओ सी, उसके लिए रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए भाई? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। आई एन एफ लिख दूँ? यस। और शॉर्ट सर्किट के लिए क्या रहता है? रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 0 ओम होना चाहिए। यस सर। अच्छा, अब थोड़ा सा सर्किट को बस देखना, उसके बाद मेरे को बताना है दोनों में क्या हो रहा है, तो अपने आप ही आपको समझ आ जाएगा।
कंपेयर करें, ये था आपका आइडियल वोल्टेज सोर्स, ऐसा बनेगा। यस इसके सर। साथ कहीं पर भी कोई रेजिस्टेंस दिख रहा है क्या? नहीं दिख नो। रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर देखो, अब इसके साथ एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। यस सर। इसको अगर ये बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? तो जीरो करना पड़ेगा। इसको जीरो करना पड़ेगा, मतलब एक तरह से ये शॉर्ट हो जाए 2 पॉइंट, और शॉर्ट हो जाए तो रेजिस्टेंस क्या करोगे? इनफाइनाइट। अरे तो इन्फानाइट में तो ओपन हो जाएगा जी। सॉरी सर, रेजिस्टेंस जीरो कर देंगे। ज़ीरो कर देंगे। तो वही चीज़ अभी डिस्कस किए हम यहाँ पर। वैसे ही इस वाले सर्किट को देखो, ये पैरेलल में लगा है, इसको इसके साथ कंपेयर करो, इस वाले के साथ। यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस दिख रहा है क्या लगा हुआ? नो सर। तो यहाँ से इसको क्या कर दोगे? अगर ज़ीरो करोगे तो एक लाइन दिखाएगा, शॉर्ट शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर एक लाइन आ जाएगा, एक आ जाएगा कि नहीं? एक कनेक्शन और आ जाएगा यहाँ से यहाँ। वो तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हमको वो नहीं दिख रहा है, मतलब ये क्या हो गया होगा कि रेजिस्टेंस यहाँ से हट गया है। हट गया है मतलब क्या? इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, ओपन सर्किट, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। है ना? ओपन ओपन सर्किट बोल सकते हैं कि नहीं? यस सर। तो वही चीज़ कर यस रहे हैं सर। हम लोग। ठीक है, क्लियर है अभी? यस सर। ठीक। अब हम लोग आते हैं प्रैक्टिकल करंट सोर्स में। तो ये होता है प्रैक्टिकल करंट सोर्स, जिसमें एक सोर्स बनाना, उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाना, और रेजिस्टेंस का नाम रखना आर एस एच। एस एस स्टैंड फॉर शंट, ये लिखा हुआ है शंट। शंट और मल्टीप्लायर आप लोग गैल्वेनोमीटर वाले, वो कुछ आप लोग पढ़ते थे फिजिक्स में, गैल्वेनोमीटर को कभी वोल्टमीटर के जैसे यूज करना या एमीटर के जैसे यूज करना, है ना? तो उसमें शंट, शंट मतलब होता है पैरेलल पाथ, पैरेलल में एक पाथ देना। तो ये देखिए यहाँ पर, ये इस सोर्स के पैरेलल में आपने एक रेजिस्टेंस के थ्रू पाथ बना दिया है करंट के लिए, ठीक है? तो इसकी वैल्यू, इसको आर एस एच बोल रहे हैं हम लोग, आर रेजिस्टेंस इन शंट, ठीक है? पैरेलल भी बोल सकते हो उसको। सोर्स के पैरेलल है कि नहीं? ये पैरेलल और सीरीज तो पता है ना? यस सर। ये यस सोर्स सर। के यस पैरेलल में सर। लगा हुआ है, यस सर। और ये ए और बी टर्मिनल आ रहे हैं। अब क्या करते हैं, इसमें लोड को लगाते हैं। जैसे ही ये लोड को आपने कनेक्ट किया, ठीक है, तो अब होने क्या वाला है कि ये करंट जब यहाँ से आई एस चालू होगा, ये आई एस जैसे ही चालू होगा तो उसको दो पाथ मिलेंगे करंट को। एक करंट के लिए क्या है कि लोड से जाने वाला आई एल, और एक करंट जा रहा है ये शंट वाले पाथ से आई एस एच, ठीक है? अब जैसे जैसे ये लोड की वैल्यू को चेंज करोगे, ये वोल्टेज में चेंज आएगा, और वोल्टेज में चेंज आने की वजह से क्या होगा, ये जो रेजिस्टेंस में से आर एस एच में से जो है करंट, वो चेंज होने लगेगा, और आई एल को वो वेरी करने लगेगा। तो आप देखेंगे क्या है, आई एल की वैल्यू घटती चली जाएगी जैसे जैसे ये वोल्टेज है बढ़ता चला जा रहा है। और ये वोल्टेज किसकी वजह से बढ़ता चला जा रहा है? वी एल, ये रेजिस्टेंस के चेंज करने से आपके। तो जैसे जैसे वोल्टेज आपको ज़्यादा होता जा रहा है, ये जो है करंट, उसकी वैल्यू कम होती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा करंट कहाँ डाइवर्ट हो जा रहा है? ये पैरेलल वाले, इसके इंटरनल रेजिस्टेंस वाले पाथ से। अगर ये रेजिस्टेंस नहीं होता तो पूरे का पूरा करंट इसी में आता रहता है। इसीलिए पिछले वाले सर्किट में आप क्या देखते थे, आइडियल करंट सोर्स के केस में इसमें कोई भी करंट डाइवर्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, शंट पाथ से, पूरे का पूरा लोड से ही जा रहा है। तो इसलिए आपको एक कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है। ओके, यस सर। यस सर। तो ये दोनों में अंतर है, ये दोनों को आप अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है? समझा तो मैंने दिया ही है आपको, ठीक है? ये तीन चीज़ें आपको आइडियल और प्रैक्टिकल के लिए बनाना रहता है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, या आपका मेरे से क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर ये करंट सोर्स क्या होता है? जैसे आपने अपने बैटरी वगैरह देखी होगी ना। यस सर। अगर बैटरी बोले तो मैं एक बार, हम लोग इसको फिर से देख लेते हैं। कई टाइप की बैटरी होती है। बैटरीज, फिर बैटरीज देखते हैं टाइप करके, उसके इमेजेस वगैरह कुछ देख लेंगे। अलग अलग बैटरीज, ये जैसे एक टाइप की बैटरी आपको मिल रही है, ठीक है? ये बहुत सारी बैटरीज, ये छोटी छोटी बैटरीज आप देखे होंगे, है ना, पेंसिल सेल जिसको बोल रहे हैं। अब अलग अलग टाइप की बैटरीज होती हैं, बड़ी छोटी बहुत सारी। ये हो गए बड़े बैटरीज, ठीक है? और आपके मोबाइल बैटरीज भी रहते हैं, कई टाइप की बैटरीज आते हैं, ठीक है? बड़ी बड़ी बैटरीज में जैसे ट्रक बैटरी देखते हैं एक बार।
ये हो गए बड़े बड़े बैटरीज, ये भी देखे होंगे आप लोग, Yes, sir. है ना। ये बड़े डीसी के सोर्स हैं। अब ये सबको क्या बोलोगे आप, ये वोल्टेज सोर्स मानोगे इसको कि करंट सोर्स मानोगे? सब वोल्टेज सोर्स। और इससे पहले जो देख रहे थे उसको, Current source. ये वाले बैटरीज को क्या मानोगे? सर इनको भी वोल्टेज सोर्स ही मानेंगे। इनको भी वोल्टेज। तो करंट सोर्स का क्या एग्जांपल है हमारे पास? फिर करंट सोर्स का हमारे पास क्या एग्जांपल है? क्या कहीं देखे हैं आप प्रैक्टिकली? नो सर। नहीं देखे होंगे ऑफ कोर्स। अच्छा ये बताइए, क्या करंट पॉसिबल है बिना वोल्टेज के? नो सर, पोटेंशियल डिफरेंस जब तक नहीं आएगी तब तक करंट फ्लो नहीं करंट होगा। तो फ्लो होगा ही नहीं बिना वोल्टेज के, इसका मतलब वोल्टेज तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन अपने आप में ये करंट सोर्स क्यों बोल दिया गया है इसको, और इसको क्यों अलग रखा गया है वोल्टेज सोर्स से? ये क्वेश्चन हमारे पास आना चाहिए। फिर वोल्टेज, यहाँ पर वोल्टेज सोर्स से भी तो काम चला सकते थे, क्या है जबरदस्त, यानी इसमें अननेसेसरली करंट सोर्स का कॉन्सेप्ट लाने का क्या जरूरत? तो इसको समझने के लिए मैं आप लोग को कुछ एक वो बता रहा हूँ। दो टाइप के आपके एप्लीकेशंस इलेक्ट्रिकल में चलते हैं, ठीक है। एक तो वोल्टेज एप्लीकेशन होता है और एक करंट एप्लीकेशन होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ट्रैक्टर आपको पता है, सबने देखा है ट्रैक्टर, Yes, sir. और एक हाई स्पीड रेसिंग कार भी देखी होगी। यस सर। ये दोनों जो है अलग अलग एप्लीकेशन के लिए डिजाइन हुए हैं। बताएंगे दोनों में से हल्का कौन सा रहेगा? रेसिंग कार हल्की होगी। रेसिंग कार हल्की होनी चाहिए, यस सर। और नेचुरली ट्रैक्टर बहुत भारी है, यस सर। ठीक है। अच्छा, ज़्यादा स्पीड में चलने वाला है वो रेसिंग कार है, और कम स्पीड में चलने वाला है वो क्या है? ट्रैक्टर है ना। ज़्यादा फ्यूल कौन कंज्यूम करेगा, ट्रैक्टर की रेसिंग कार? ट्रैक्टर। ट्रैक्टर ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करना चाहिए। यस सर। ज़्यादा पावर किस में है? ट्रैक्टर में। Tractor. ऑफ कोर्स, आप अगर बोलोगे कि खेत में कुछ जोतना है तो और रेसिंग कार को उतार दिए खेत में, तो क्या होने वाला है? तो आप समझ सकते हैं क्या होने वाला है, ठीक है। उसके Yes, बाद sir. वो कार फिर चलेगी कि नहीं चलेगी उसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ट्रैक्टर को अगर आप रेसिंग कार वाले फील्ड में भी उतार देंगे तो इतना तो गारंटी है कि वो हमेशा चलेगा, क्योंकि जो खेत में चल सकता है वो हर जगह चल सकता है। कहने का मतलब आपके दो एप्लीकेशन होते हैं, एक तो पावर एप्लीकेशन होता है या हाई टॉर्क एप्लीकेशन होता है, और दूसरा होता है लाइट एप्लीकेशन। तो स्पीड वाले एप्लीकेशन लाइट एप्लीकेशन है। तो अब जब भी पावर वाली एप्लीकेशन की बात करते हैं, जहाँ हाई पावर की बात होती है, वहाँ हम लोग करंट सोर्स कंसिडर करते हैं, जहाँ करंट प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है। वोल्टेज कम रहता है, करंट ज़्यादा रहता है उस सर्किट में। क्या बोला मैंने? वी कम आई ज़्यादा। V कम रहेगा और I ज़्यादा रहेगा, और I की ज़्यादा ज़रूरत रहेगी उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग देखें कभी आप? वेल्डिंग मशीन सर। हाँ जी, ये सर देखें। देखें हैं। तो चलो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ, जो लोग नहीं देखे होंगे उन लोग देख लेना। इस टाइप से आप वेल्डिंग उसकी होती हुई है। अब इसमें प्रैक्टिकली कुछ देखते हैं। ये जैसे वेल्डिंग हो रही है, दिख रहा है? यहाँ पर एक सज्जन जो है वो कुछ वेल्डिंग कर रहे हैं, बड़े से लोहे में कुछ वेल्डिंग कर रहे हैं। ऐसे ही आप लोग घरों में भी देखते होंगे, आपके शॉप वगैरह में जाते होंगे, तो उसमें क्या होता है, वो जैसे चैनल गेट बनना, लोहे का काम जहाँ होता रहता है, तो वेल्डिंग वगैरह होते हुए देखे हैं ना इस टाइप का, Yes, बहुत sir. आर्क चिंगारी विंगारी निकलती रहती है। तो ये सारी जो वेल्डिंग होती है, इसमें क्या किया जाता है, एक्चुअली शॉर्ट सर्किट किया जाता है। समझ गए? ये इसका सर्किट बन के आ रहा है। ये दो इलेक्ट्रोड बार हैं, ठीक है, दो इलेक्ट्रोड है, मतलब एक को प्लस मान लो और एक को माइनस मान लो, ठीक है। ये रिटर्न लीड लिखा है, दिख रहा है ना सभी को ये पिक्चर? यस सर। तो ये आपका वेल्डिंग ट्रांसफार्मर हो गया या वेल्डिंग मशीन हो गई। दोनों टाइप के, ट्रांसफार्मर के फॉर्म में भी रह सकता है और दूसरा स्टेडी स्टेट मशीन भी आती है।
तो ये इसका प्लस टर्मिनल हो गया, जिसमें एक इलेक्ट्रोड आपने लगाया, इलेक्ट्रोड के अंदर एक बर्निंग मटेरियल होता है और उसके अंदर एक मेटल रहता है, और ये वो है एक, ये डार्क वाला जो है वो पीस है, ये लाइट वाले के साथ उसको वेल्डिंग करना है, ठीक है, दो लोहे के उसको जोड़ना है। तो क्या है, इसके एक वायर को आप इसके बेस वाले में अर्थिंग कर दिए, ठीक है, नेगेटिव, और पॉजिटिव को यहाँ लगाए। अब देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो डायरेक्ट शॉर्ट सर्किट हो रहा है कि नहीं लोहे के थ्रू, यस सर। और शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो करंट क्या होता है, करंट जीरो। जीरो हो जाता है। करंट जीरो की रेजिस्टेंस जीरो, रेजिस्टेंस जीरो, सॉरी सर। रेजिस्टेंस जीरो है तो करंट कितना होगा, ओम्स लॉ, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट करंट, बहुत हेवी करंट फ्लो होता है, और बहुत हेवी करंट फ्लो होता है तो उसकी जरूरत है, क्योंकि इतने बड़े लोहे को मेल्ट करना, समझ रहे हो कि नहीं। आप एक मोमबत्ती लेना, मोमबत्ती के ऊपर में आपके जो ऑलपिन टाइप की कोई चीज होगी, उसको जस्ट मेल्ट करने की कोशिश करना है एक मोमबत्ती के साथ, पॉसिबल है क्या, एक पतला सा मेटल है, उससे नहीं होगा। तो जब पूरा मोमबत्ती खत्म हो जाएगा लेकिन वो सिर्फ लाल हुआ रहेगा, बहुत ज्यादा हुआ तो आपका जो पिन है, यही हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। यस सर। लेकिन यहाँ तो इंस्टेंटेनियसली वो मेल्ट कर देता है पूरे मेटल को, देखे हो ना, यस और वो सर। चिपका देता है दो आयरन को मोटे मोटे, जैसे ये देखिए बड़ा सा पाइप है आयरन का, और उसमें कहीं पर वो वेल्डिंग कर रहे हैं दो पार्ट को, तो ये पूरा चिपक जाएगा इसके साथ। इतना हेवी करंट इसमें चाहिए रहता है उसको मेल्ट करने के लिए। अब इतना हेवी करंट अगर आप ला रहे हो तो यहाँ पर वोल्टेज रोल नहीं प्ले करता, यहाँ कौन रोल प्ले कर रहा है, करंट। तो इस वेल्डिंग मशीन जो है उसको कैसा सोर्स लोगे आप, करंट सोर्स। करंट सोर्स लोगे, दैट्स गुड, ये सही समझा आपने। तो ऐसे कई एप्लीकेशन हैं जिसमें करंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे आपके घरों में अगर देखें तो जितने भी लाइट वाले लोड हैं, जिसमें कि एलईडी लगा हुआ होगा, ट्यूब लाइट होगा, ये सब जितने लोड हैं, ये क्या है, बहुत कम करंट लेते हैं, समझ गए। तो इन सबको किस कैटेगरी में रखोगे, वोल्टेज सोर्स में। वोल्टेज वाले। और जहां पर आपके ज्यादा लोड है, जैसे कि आपके घरों में पानी का मोटर चलता होगा, है ना, पानी निकालने के लिए सुबह ऑन करते होगे मोटर, तो वो सब है हाई करंट एप्लीकेशन, उसमें करंट सोर्स एक्ट करेगा, ठीक है। तो जहां ज्यादा पावर वहां करंट सोर्स लेके चलना, जहां करंट ज्यादा प्रोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है, और जहां लाइट है वहां पर वोल्टेज। डन, समझ में आया मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। यस सर। यस सर। तो ये था करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स, ठीक है। तो एक्चुअली करंट सोर्स ऐसा मतलब फिजिकली आपको नहीं मिलेगा, आप एक वोल्टेज सोर्स को ही ऐसा डिजाइन करते हैं कि उसे आप करंट सोर्स के जैसे यूज कर सकें। डन, जिसमें कि उसमें कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन करेंगे जिससे वो एक कांस्टेंट करंट सप्लाई करता रहे इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन द वोल्टेज, ठीक है। तो वो मॉडिफिकेशन अपन या तो ट्रांसफार्मर के थ्रू करोगे या कुछ ऐसा लोगे। तो ट्रांसफार्मर आप थर्ड यूनिट में पढ़ोगे, उसमें हम लोग और मैं समझाऊंगा कैसे होगा, वो कैसे बनता है वेल्डिंग मशीन, उसमें और डिटेल में जाएंगे। अभी फिलहाल के लिए आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा आपको, आगे चलते हैं अभी, है ना। अब आगे हम लोग देखेंगे कि ऐसा कुछ आपको सर्किट में मिलेंगे। इसके बाद आता है नेक्स्ट जो है वो है सोर्स का ट्रांसफॉर्मेशन। एक से दूसरे में सोर्स को ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं आप। जब भी सर्किट मिलेगा आपको तो ऐसा सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन आपको करने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, हाँ, एक ये वोल्टेज सोर्स है, उसके सीरीज में एक, याद रखिएगा सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ प्रैक्टिकल सोर्सेज के बीच में होगा। लाइक एक वोल्टेज, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को आप एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स में ट्रांसफॉर्म करेंगे, या फिर एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स को आप एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में ट्रांसफॉर्म करेंगे। कैसे ट्रांसफॉर्म होता है वो, इसको थोड़ा गौर से देखिए, कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है। जैसे ये वोल्टेज सोर्स, उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा है, वोल्टेज सोर्स की वैल्यू कितनी दिख रही है यहाँ आपको, 100 वोल्ट्स। और उसके सीरीज में लगे हुए उसके इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 2 ओम।
और उसके बाद ये दोनों कॉम्बिनेशन एक लोड से लगा हुआ है, ठीक है। अब आपको अगर इसको करंट सोर्स में ट्रांसफॉर्म करना है इस पर्टिकुलर सेटअप को, तो क्या करोगे, ऐसा चित्र बनाओ एक, सबसे पहले तो डायग्राम ऐसा बनाओ कि जिसमें एक करंट सोर्स बनाओ, उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस बनाओ, ऐसे ही रहता है ना एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स, एक करंट सोर्स जिसके पैरेलल में रेजिस्टेंस, और उसके साथ फिर लोड को वैसे कनेक्ट कर दो ए और बी के बीच में। अब ये जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू एज इट इज, जैसी यहाँ पर जो वैल्यू है वही वैल्यू को यहाँ रख दो। यहाँ 2 ओम है तो यहाँ पर भी आके ये 2 ओम हो जाएगा। और अब निकालना है इस आई की वैल्यू, तो आई की वैल्यू निकालने के लिए ओम्स लॉ यूज करो। आपके पास वोल्टेज है 100 और रेजिस्टेंस है 2, तो 100/2 कितना हो जाएगा, 50 एम्पियर होना चाहिए। तो ये करंट सोर्स की वैल्यू आ जाएगी 50 एम्पियर। और एक चीज क्या है कि अगर इसका प्लस ऊपर है तो एरो हेड जो है ऊपर की तरफ रखना, अगर ये प्लस नीचे की तरफ रहता तो एरो हेड कहाँ कर लेते, नीचे कर देते। इतना कर सकते हैं आप लोग? यस सर। अगर मान लीजिए ये दिया रहता तो इससे ये बना सकते थे। अब ये 50 एम्पियर है, ये 2 ओम है, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाता है, ये 100 वोल्ट हो जाता, 50 इंटू 2 कर देते, आई इंटू आर, ये वोल्टेज निकल जाता, और 2 ओम जो है उसको डायरेक्ट इसके सीरीज में वैसे ही रख देते। पॉसिबल है कन्वर्जन या ट्रांसफॉर्मेशन? और समझना है क्या इसको? ये समझ में आया मैं जो समझाया आपको? यस सर। यस सर। अब एक यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ है, V 50 वोल्ट और उसके सीरीज में रेजिस्टेंस है कितना, 2.5 ओम का। इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं हम लोग एक करंट सोर्स में, तो प्रैक्टिकल करंट सोर्स। तो करंट सोर्स ये आपने बना लिया, बनाने के बाद इसकी वैल्यू क्या आएगी, V/R, तो 20 एम्पियर आता है क्या, देखिए 50/2.5, यस और नो? 20 एम्पियर सर। आ रहा है ना? यस सर। और ये रेजिस्टेंस को जैसा वैसे ही रख दिए यहाँ पर 2.5 ओम। यस सर। अब हम लोग आते हैं इस करंट सोर्स में एक दूसरा एग्जांपल। करंट सोर्स की वैल्यू है 10 एम्पियर और उसके पैरेलल में इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम। उसको बनाना है एक वोल्टेज सोर्स, तो ये वोल्टेज सोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 इंटू 2, 20 वोल्ट हो जाएगा, और रेजिस्टेंस की वैल्यू एज इट इज रख दीजिए 2 ओम। तो ये बन गया एक वोल्टेज सोर्स, ठीक है। समझने में कोई दिक्कत? नो सर। किसी को भी, सभी को आ रहा है समझ में? अब यहाँ पर कुछ और एक प्रॉब्लम है, लेकिन ये प्रॉब्लम हम लोग तब करेंगे जब हमारा KVL KCL जो है वो हम क्लियर करेंगे, तब ये वाले प्रॉब्लम को कर पाएंगे। एक्चुअली ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये पूरा तब समझ में आएगा आपको, ठीक है। किरचॉफ लॉ नेक्स्ट टॉपिक है आपका, और आई थिंक आप लोग पहले भी इसको जानते होंगे, पढ़े होंगे। कोई बताएगा क्या क्या होते हैं लॉज? सर इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग, नेट इनकमिंग इक्वल टू नेट आउटगोइंग। इनकमिंग क्या बोलेंगे उसे, नेट इनकमिंग करंट। यस सर। Sir, incoming current is equals to outgoing current. हाँ, लेकिन कहाँ पर आ रहा है वो, इनकमिंग कहाँ पर आ रहा है करंट, और आउटगोइंग कहाँ से हो रहा है? सर इनकमिंग नोड पे आ रहा है सर। नोड, यस, वो चीज बोलना जरूरी रहेगा ना, इनकमिंग करंट एट एनी नोड, ठीक है। तो दिस लॉ ये लिखा हुआ है जैसे कि
इसको पढ़ सकते हैं. दिस लॉ स्टेट्स दैट द टोटल करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स अ नोड इज इक्वल टू द टोटल करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम इट. ठीक है, या फिर द सम ऑफ इनकमिंग करंट्स इज इक्वल टू द सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स एट अ नोड इन द एक्टिव सर्किट. और अदर वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं, द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स एट अ नोड इन द सर्किट इज जीरो. तो समेशन ऑफ ऑल द करंट एट एनी जंक्शन या नोड इक्वल्स जीरो, वेयर समेशन एल्जेब्रिक सम के लिए है. अब एल्जेब्रिक सम मतलब उसमें हमको साइन कन्वेंशन थोड़ा सा याद रखना रहेगा. अब यहाँ पर देखते हैं साइन कन्वेंशन क्या है. सबसे पहले तो देखते हैं ये बहुत सारा रेजिस्टेंस लगा हुआ है. ठीक है, और रेजिस्टेंस के बाद ये यहाँ पर एक पी आपके पास एक नोड या जंक्शन है और इसमें से देखिए बहुत सारे करंट इसमें आ रहे हैं जा रहे हैं. आप एक इक्वेशन बना सकते हैं इससे केसीएल लगा के, किरचॉफ्स करंट लॉ से. यस सर. इनकमिंग करंट्स बताइए. सर I1, I5, I4. गुड. Sir, आउटगोइंग I1, करंट्स. I4, I5, I3, आउटगोइंग करंट्स. I2 and I6. I2, I6. अब सारे इनकमिंग को एक तरफ लिख दीजिए इक्वेशन के इक्वल टू के साइन के. जैसे I1 प्लस I4 प्लस I5 बराबर I2 प्लस I3 प्लस I6 लिख सकते हैं. Yes, तो sir. यही इक्वेशन को आप केसीएल इक्वेशन कहते हैं. केसीएल अप्लाई करके आपने इक्वेशन बनाया और इसके लिए याद रखिए करंट लॉ है ये. तो आपका इक्वेशन जो बनेगा वो करंट का इक्वेशन रहेगा. ठीक है, इक्वेशन बन रहा है ना एक, ये करंट का इक्वेशन है. इसमें कहीं पर भी वोल्टेज नजर आ रहा है क्या आपको? नो सर. नो. तो ये चीज को ध्यान रखिएगा, केसीएल करंट के लिए यूज करेंगे आप. वैसे ही क्या कर सकते हो, ये सबको कॉमन करो, दूसरी तरफ लेके चले जाओ. तो क्या लिख सकते हो, I1 प्लस I4 प्लस I5 माइनस I2 माइनस I3 माइनस I6 इक्वल 0. ऐसा भी लिख सकते हैं क्या? तो दोनों तरीके से इक्वेशन आपको मिल सकता है, या तो ऐसा इस फॉर्म में मिलेगा या दूसरे तरफ ले जाके उसको जीरो करके भी दिखा सकता है. यानी इनकमिंग करंट माइनस आउटगोइंग करंट इक्वल्स 0. ठीक है, नेक्स्ट आता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या सेकंड लॉ या इसी को मेश लॉ भी बोलते हैं. कोई बता सकता है इसको कैसे समझेंगे? सर किसी भी लूप का जो मतलब वोल्टेज चेंज होता है वो कांस्टेंट रहता है. मतलब कोई अच्छा. सा भी अगर लूप लेंगे तो. कोई लूप लेंगे तो. अच्छा, ठीक है. तो अभी इसको समझते हैं कि दिस लॉ स्टेट्स दैट इन अ क्लोज्ड एक्टिव सर्किट, याद रखिएगा एक्टिव होना जरूरी है सर्किट को, कोई ना कोई उसमें सोर्स लगा होना चाहिए. द एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ करेंट्स and the resistance of each branch of that circuit is equal to the resultant EMF. ठीक है, in that circuit. तो ये बोल सकते हैं समेशन ऑफ I इंटू आर. आई इंटू आर को आप वोल्टेज ड्रॉप बोलते हो, जो कि हमेशा एक रेजिस्टेंस की जरूरत है जिसके लिए आपको, और उसमें से फ्लो होने वाले करंट की जरूरत है. इनका समेशन इक्वल्स समेशन ऑफ ऑल द ई मतलब उस पूरे सर्किट में जितने सोर्स ऑफ ईएमएफ हैं या बैटरी वगैरह लगा होगा उसका जो भी समेशन है. ठीक है, ये सब एक बराबर रहेंगे. अब इसमें एक बहुत बड़ा एक वो आता है जिसको कि आप लोग थोड़ा अच्छे से समझने की जरूरत रहेगी, साइन कन्वेंशन. ठीक है, कि साइन कन्वेंशन कैसे लेके चलें. तो साइन कन्वेंशन फॉर राइटिंग समेशन ऑफ ई और साइन कन्वेंशन फॉर राइटिंग आई इंटू आर. ठीक है, क्योंकि इक्वेशन जो बनेगा केवीएल का वो दो के कॉम्बिनेशन से बनेगा. उसमें ईएमएफ वोल्टेज, क्योंकि देखो ई का यूनिट भी वोल्ट है और आई इंटू आर का वोल्ट का भी यूनिट वोल्ट है कि नहीं? यस सर. तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाला जो सर्किट है वो इसी पे बेस्ड है. और यही हमारा आज का टॉपिक लास्ट रहेगा. इसके बाद फिर कल से दूसरा मतलब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. सबसे पहले तो देखिए कि ये अगर बैटरी है तो बैटरी तो समझ में आ रहा है, एक प्लस उसका बड़ा वाला जो रहता है वो प्लस होता है और वो जो छोटा वाला है वो माइनस होता है. इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है, प्लस और माइनस है क्या? नो सर. नो. अब हम लोग देखते हैं कि कोई रेजिस्टेंस है, क्योंकि देखिए ये मान लीजिए एक कंप्लीट लूप की बात कर रहे हैं. तो यहाँ देखिए कई रेजिस्टेंस लगे हुए हैं. Yes, sir. रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, तीन रेजिस्टेंस. हाँ, हेलो, आवाज क्लियर है?
यस सर आ रही है। यस सर। तो इस अब हम लोग केवीएल को कभी भी एक क्लोज लूप में अप्लाई Yes, करते sir. हैं। सबसे पहली चीज क्लोज लूप में अप्लाई करते हैं, मतलब करंट के लिए कंप्लीट एक पाथ होना चाहिए। अब ये वाले उस पर देखोगे सर्किट में तो है तो बहुत सारे रेजिस्टेंस, ये भी लगा ये भी लगा, लेकिन एक कंप्लीट पाथ जो है वो ये वाला मिल रहा है करंट को। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ इस लूप को कंसिडर करेंगे जिसका नाम है ए बी से ए बी सी डी ई एफ जी एच और ए तक पहुंचेंगे। ये कंप्लीट एक लूप होता है। अब हम लोगों को क्या होगा कि इसमें केवीएल अप्लाई करना है। अब केवीएल कैसे अप्लाई करें ये आपको जानना ज़रूरी है, और उसके लिए साइन कन्वेंशन जानना ज़रूरी है। अब देखिए साइन कन्वेंशन कैसे बनता है उसको, और कहीं पर भी समझ नहीं आएगा तो आप मुझे रोक दीजिएगा। कोई रेजिस्टेंस है, ठीक है, और रेजिस्टेंस अगर देख रहे हैं तो रेजिस्टेंस में ही आपको दिक्कत आएगा। रेजिस्टेंस में सबसे पहले आपको करंट जानना जरूरी है कि उस रेजिस्टेंस में से करंट क्या फ्लो हो रहा है और कौन से डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। अगर नहीं दिया है किसी नेटवर्क में तो आप एज्यूम कर लीजिए अपने आप से। मान लीजिए आपने एज्यूम किया कि इस रेजिस्टेंस में से करंट इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ बह रहा है, ठीक है। अब इस आई को इस आर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आई आर तो मिला, लेकिन अब उसका साइन क्या रखें, प्लस रखें कि माइनस रखें, वो किस पे डिपेंड करेगा कि हम इस सर्किट में किस डायरेक्शन में इस सर्किट को ट्रेस कर रहे हैं। डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग द सर्किट। डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग का सर्किट कैसे समझेंगे कि हम इस लूप में कैसे मूव कर रहे हैं। हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, एक तो ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम चल सकते हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल सकते हैं, ठीक है, अलग अलग एलिमेंट को देखने के लिए। अब हम लोग समझ लीजिए जनरली हम लोग क्लॉकवाइज ही ट्रेस करते हैं सर्किट को, तो ये हमारे ट्रेसिंग रहेगी। याद रखिएगा डायरेक्शन ऑफ करंट नहीं है, ये डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग द सर्किट। सर्किट को ट्रेस कर रहे हैं, यहाँ पर इस डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो ए से बी में जाएंगे, बी से सी में जाएंगे, सी से डी में जाएंगे, डी से एफ में जाएंगे, ऐसे चलते हुए चलेंगे, ठीक है। अब अगर इस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो हमको देखना है कि उस डायरेक्शन में अगर कोई रेजिस्टेंस आ रहा है तो उसमें करंट क्या फ्लो हो रहा है। अगर करंट मान लीजिए इस डायरेक्शन में है, ठीक है, जिस डायरेक्शन में हम ट्रेस कर रहे हैं सर्किट को, तो जैसे ही करंट मिला तो आप रेजिस्टेंस में तुरंत पहले मार्क कीजिए कि जिस पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे करंट फ्लो हो रहा है तो पहले पॉइंट को प्लस दीजिए और दूसरे पॉइंट को माइनस दे दीजिए। इसका कारण क्या है, कभी भी करंट जो है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है क्या? यस सर। यस सर। और अगर करंट यहाँ पर ऐसे फ्लो हो रहा है तो यहाँ पर हमने नाम दे दिया इसका प्लस और यहाँ पर नाम दे दिया इसका माइनस। गलत है? प्लस से माइनस के, अगर ये करंट का डायरेक्शन हम उल्टे डायरेक्शन में लेते तो इसको प्लस कर देते और इसको माइनस मान लेते। जैसे यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, इसमें देखिए करंट किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लिए, तो ये प्लस हो गया और इसको माइनस मान लीजिए कि प्लस से माइनस की तरफ करंट जाएगा। याद रहेगा? याद रहेगा क्या किया हमने? तो ये मार्किंग सबसे पहले आपको करनी होगी। ये मार्किंग करने के बाद अब देखिए कि डायरेक्शन किस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं। मान लीजिए कि ये तो मार्किंग तो आपने कर ली है, अब डायरेक्शन आपका ऐसा चल रहा है, यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है, यानी आप जो है सर्किट को यहाँ से यहाँ ट्रेस कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ ट्रेस कर रहे हैं। तो आप देखिए अब ये करंट को भूल जाइए, अब बस आप ये देखिए कि आप प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं या माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं। अगर प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं तो उसको क्या बोलोगे? आप नीचे की तरफ जा रहे हैं या इसी को बोलते हैं फॉल इन पोटेंशियल। क्या बोलोगे? ड्रॉप इन पोटेंशियल। ड्रॉप इन पोटेंशियल या फॉल इन पोटेंशियल, दोनों में से कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हो सिंटेक्स, ठीक है। तो मैं यहां पर लिखता हूं फॉल इन पोटेंशियल। फॉल इन पोटेंशियल के लिए हमेशा आप नेगेटिव साइन लेंगे। कौन सा साइन लोगे? नेगेटिव। और एक होता है राइज इन पोटेंशियल। राइज इन पोटेंशियल, उसके लिए कौन सा साइन लोगे? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ये दो चीज याद रखना, याद रखोगे? यस सर। याद रहेगा ना सभी को? यस सर। फॉल इन पोटेंशियल नेगेटिव साइन, राइज इन पोटेंशियल के लिए पॉजिटिव साइन, ठीक है। पॉजिटिव। अब यहाँ पर देखिए फॉल इन पोटेंशियल कब बोलोगे? जब प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हो।
और माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हो मतलब क्या बोलोगे, राइज इन पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ देखिए प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हो तो क्या हो रहा है, यहाँ पर फॉल हो रहा है, और फॉल इन पोटेंशियल के लिए क्या साइन है, माइनस, तो आप क्या रखोगे इसकी वैल्यू माइनस आई इंटू आर। ठीक है, ठीक है, क्या बताया मैंने, यस सर। यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप क्या लोगे, इस रेजिस्टेंस का वोल्टेज ड्रॉप माइनस आई इंटू आर। अब मान लीजिए कि ये वाला केस लेते हैं कि करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो होता रहता तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है, और डायरेक्शन ऑफ ट्रेस आप इस डायरेक्शन में ट्रेस कर रहे हो सर्किट को, तो क्या जा रहे हो आप, अब करंट को भूल जाइए, कहाँ से कहाँ जा रहे हो आप, अगर इस तरफ बढ़ रहे हो तो नेगेटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव। इसको राइज इन पोटेंशियल बोलोगे कि फॉल इन पोटेंशियल, राइज इन और पोटेंशियल। उसके लिए साइन क्या लेके चलते हैं, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो यहाँ प्लस आई आर लेके चलोगे, दिख रहा है प्लस आई आर, समझ गए। और उसी तरीके से अगर ये बैटरी है, बैटरी में भी अगर माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हो तो राइज हो रहा है, और प्लस से माइनस जा रहे हो तो वो क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। तो उसके लिए एक में माइनस ही जो फॉल में, और माइनस से प्लस जा रहे हो तो प्लस ही, याद रहेगा। यस सर। चलो अब ये वाले का एक इक्वेशन बनाते हैं और आपको समझ आ जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। देखिए सारे करंट पहले से ही एज्यूम किए हुए हैं, यहाँ पर ये करंट आई है I1, ये रेजिस्टेंस R1 से फ्लो हो रहा है, ये I2 रेजिस्टेंस R2 से फ्लो हो रहा है, I3 रेजिस्टेंस R3 से फ्लो हो रहा है, और R4 में से I4 फ्लो हो रहा है। करंट का डायरेक्शन भी दिया हुआ है। अब जरा इसमें प्लस और माइनस का साइन लगाते हैं रेजिस्टेंस में, ये सही लगा है क्या, रेजिस्टेंस में से करंट इस पॉइंट से इस पॉइंट में फ्लो हो रहा है R1 में, देखिए तो यहाँ प्लस लगा दिए, यहाँ माइनस लगा दिए, सही है। यस सर। और Yes, sir. इस रेजिस्टेंस में देखिए करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, कि ऐसा आ रहा है, यानी इधर प्लस होना चाहिए, इधर माइनस होना चाहिए रेजिस्टेंस के, तब जाके ऐसे निकल के आया है। Yes, sir. यस सर। इस रेजिस्टेंस में ठीक लगा है क्या, ऊपर प्लस नीचे माइनस, Yes, R3 में, और ये R4 में भी ठीक लगा है क्या, करंट इधर I4 ऐसे फ्लो हो रहा है, तो Yes, sir. प्लस यहाँ और माइनस यहाँ, डन है। तो इस पूरे सर्किट में 4 ही रेजिस्टेंस है, तो इसी को हम लोग डील करेंगे। अब बाकी सोर्स क्या है, E1 है, E2 है, और क्या है, ये E3 है, 3 सोर्सेज हैं। अब हम लोग इसमें KVL इक्वेशन अप्लाई करते हैं, कैसे बनेगा देखते हैं। हम लोग क्लॉकवाइज इसको A से चालू करते हैं बनाना, और यहाँ तक पहुँचेंगे, और इक्वेशन देखते हैं क्या क्या आता है। सबसे पहले A से चालू कीजिए, A से क्लॉकवाइज जाएंगे तो इधर मूव करेंगे B की तरफ। यस आप सर। A से B की Yes, तरफ जब जा रहे हो तो सबसे पहले क्या मिला, एक E1 मिला, यस Yes, सर। और sir. आप माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हो, Yes, यस sir. सर। तो सबसे पहले क्या लिखूं यहाँ पर, प्लस E1 लिखूं कि माइनस E1 लिखूं, Plus one. Plus E1. प्लस E1 लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद क्या मिला आपको, B से C की तरफ जा रहे हो तो R1 मिला, रेजिस्टेंस Yes, मिल sir. रहा है ना एक, तो रेजिस्टेंस है उसके लिए वोल्टेज ड्रॉप चाहिए, तो इसमें से करंट कितना है I1, तो वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, I1 इंटू R1 हो जाएगा। यस सर। माइनस आई इंटू R1। अब क्योंकि आप प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हो, यहाँ से इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तो क्या होना चाहिए साइन, Minus I1 R1. गलत लिखा हूँ सही लिखा हूँ, माइनस I1 R1 होना चाहिए। यस सर। अब आगे बढ़ो, क्या मिला, क्या मिला, E2. और कहाँ से कहाँ जा रहे हो, Positive से negative. कौन सा साइन लोगे, Minus E2. माइनस E2। ओके आगे बढ़ो, इसके लिए बताओ R2 के लिए, प्लस Plus I2 R2. प्लस I2 इंटू R2, I2 क्यों R2. आप ये ठीक लिख दिए हम लोग, I2 R2 प्लस का। यस सर। आगे बढ़ो, नीचे आ रहे हो, अब ये रेजिस्टेंस आया, इसके लिए क्या लोगे, माइनस I3 इंटू R3। माइनस Minus I3 R3. ठीक जा रहे हो, आगे बढ़ो, ये आ रहा है, कितना होगा, Plus प्लस 3, ठीक है आगे बढ़ो, क्या आ रहा है,
R4. प्लस I फोर प्लस R I4R4 आगे बढ़िए, पहुंच गए क्या? ए तक आ गया ना? Yes sir, हो ए गया. से ही चालू हुए थे, Yes sir. बराबर इक्वल्स टू क्या करोगे? 0. 0। ये हो गया केवीएल इक्वेशन आपका। Yes sir. 0 ठीक है जी, किसी को कोई डाउट, किसी को भी समझने में कोई भी दिक्कत आई हो तो बताइए। नो सर No sir. No doubt. गुड, तो यहाँ तक आज क्लोज करें फिर क्लास को। फिर आगे इसी के बेस पे हम लोग आगे चलेंगे, है ना। तो केवीएल इक्वेशन हमेशा ऐसे ही बनाओगे आप लोग, पहले तो प्लस माइनस साइन लो, पहले करंट देखो रेजिस्टेंस में से, फिर प्लस माइनस साइन लगाओ, उसके बाद डायरेक्शन ऑफ ट्रेस में फॉल इन पोटेंशियल और राइज इन पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट से प्लस माइनस साइन लेते हुए एक इक्वेशन बना दोगे। ठीक है, तो आज मैं यहाँ पर क्लोज कर रहा हूँ क्लास, नेक्स्ट क्लास के टाइम हो गया आपके, और नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलते हैं। चलिए, थैंक यू भाई, है ना। Thank you sir. थैंक यू सर थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू सर थैंक यू सर।